नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर केमिस्ट्री की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नील्स बोर का जो मॉडल था उसका विकास में किन किन चीज़ों का योगदान है। तो हम कल सबसे पहले पढ़ रहे थे, सबसे पहले बात की थी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, अर्थात EMR या विद्युत चुम्बकीय तरंगों को लेकर के। तो कल हम बात कर चुके थे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और EMR या विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित जो शब्दावली है उसको लेकर के बातें करेंगे। चलिए देखिए, बहुत सारी ऐसी इनकी शब्दावली हैं जिनको लेकर के बच्चे अक्सर कर कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन आज की इस क्लास के बाद में मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी तरंग होती है तो संचरण कैसे करती है। देखिए, ये मान लीजिए, इसको मैं कोई अक्ष मान लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ से कोई तरंग स्टार्ट हुई है तो ये पहले आधी ऊपर जाती है, उसके बाद आधी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है। ये इसके संचरण का तरीका रहता है, ठीक है ना। ये संचरण इस प्रकार से ये करती है कि इसकी आधी पहले आधी ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद में आधी नीचे आएगी, ठीक है। जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं गर्त, ठीक है। तो जो एक तरंग है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होती है श्रृंग और एक होती है गर्त, ठीक है ना। और जब एक श्रृंग और एक गर्त को मिला दिया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? एक तरंग का, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक एक तरंग है और यहाँ से यहाँ तक ये एक तरंग हो गई, ठीक है ना। हाँ जी, तो एक तरंग के दो भाग, एक श्रृंग और एक गर्त, ठीक है। अब जो श्रृंग का यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं आयाम। और ये भी क्या है? आयाम है। अर्थात किसी तरंग की ऊंचाई या किसी तरंग की जो गहराई होती है ना उसको क्या कहा जाता है? आयाम। और इस आयाम को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल ए। तो ये क्या हो गया? स्मॉल ए, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होता है किसका? तरंग दैर्घ्य का। अब पहले तरंग दैर्घ्य को समझते हैं। देखिए, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि दो लगातार श्रृंगों या फिर दो लगातार गर्तों की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ, तो ये क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य। या फिर यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य। और ये वाली तरंग दैर्घ्य। तो ये लगातार दो श्रृंगों या फिर लगातार दो गर्तों के मध्य की दूरी होती है। तो दूरी है तो फिर इसका कुछ मात्रक भी होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि क्या होती है? तरंग दैर्घ्य दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के मध्य की दूरी होती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। या तो दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी हो या फिर दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ
कहलाएगी। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्बडा से। ठीक है, अगला पॉइंट है किसी सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है। आयाम कहा जाता है। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, किसी सुरंग की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हो गई, किसी सुरंग की ऊंचाई या फिर गर्त की गहराई क्या कहलाएगी? आयाम कहलाएगी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल a से। ठीक है ना, ये क्या हो गई? सुरंग। ये भी क्या है? सुरंग। ये क्या है? गर्त। और ये भी क्या है? गर्त है। तो या तो दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी हो या फिर दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी हो, तो ये क्या कहलाएगी? वेवलेंथ या फिर लैम्बडा कहलाएगी। ठीक है ना। हाँ जी, अब इसकी मात्रक की बात करते हैं। तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, मीटर कह सकते हो, पिकोमीटर भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है। ये सभी क्या है? दूरी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये तरंग दैर्घ्य और इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होगा। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होगा। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होगा। ठीक है ना। यदि एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रखी है तो हम इसको किस में? मीटर में चेंज कर सकते हैं कि उसका गुणा किसके साथ करना पड़ेगा? 10⁻⁻10 के साथ कर देंगे तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? मीटर में। यदि वैल्यू नैनोमीटर में दे रखी है तो उसका गुणा किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 10⁻⁻9 के साथ में कर देंगे तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? मीटर में। यदि पिकोमीटर दे रखा है तो पिकोमीटर को यदि हमें मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? उस संख्या का 10⁻⁻12 के साथ में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ जी, अब हम क्या कह सकते हैं? देखिए, एक सुरंग और एक गर्त के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? एक तरंग कहलाएगी। देखिए, दोनों में अंतर है। दो लगातार सुरंगों के या फिर दो लगातार गर्तों के जो बीच की दूरी होगी वो तो तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक तरंग का निर्माण, एक तरंग क्या होती है? एक तरंग का मतलब होता है एक सुरंग और एक गर्त, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? एक तरंग बन जाएगी। जैसे कि ये यहाँ से और यहाँ तक है ना, ये क्या है? एक तरंग है। तो एक तो सुरंग हो गई इसमें और एक क्या हो गई? गर्त। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक सुरंग, एक सुरंग प्लस एक गर्त बराबर एक तरंग। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सुरंग प्लस एक गर्त बराबर एक साइकिल या फिर चक्र, ऐसे भी कहा जा सकता है। देखिए, एक चक्कर कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गई और यहाँ आ गई, तो एक चक्र पूरा हो गया। या फिर कह सकते हैं एक साइकिल पूरी हो गई इसकी। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि एक तरंग बन गई। तो एक तरंग के दो भाग होते हैं, एक तो सुरंग और एक गर्त। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगी? एक तरंग दैर्घ्य बन जाएगी। ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, जो तरंग होती है ना, उसके संचरण की जो दिशा होती है ना, वो ऐसे होती है। ठीक है ना। जिसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सुरंग होता है, नीचे वाला क्या होता है? वो गर्त होता है। ठीक है ना। एक गर्त और एक सुरंग को जोड़ दिया जाए तो एक तरंग का निर्माण हो जाता है, या फिर इसी को कहते हैं एक साइकिल या एक चक्र पूरा कर लिया है। ठीक है।
तो जो सुरंग की ऊंचाई होगी या फिर गर्त की जो गहराई होगी उसको बोलेंगे आयाम, और जिसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल स्मॉल ए से। अब यदि हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, वेव लेंथ की बात करें या लैम्ब्डा की बात करें, तो वो क्या होती है, दो लगातार सुरंगों या फिर दो लगातार गर्तों के जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है ना वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसको लेकर के, नेक्स्ट हम बात करेंगे आवृत्ति को लेकर के, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हाँ जी, अब बात करेंगे नंबर दूसरा टॉपिक आता है आवृत्ति। क्या, आवृत्ति। नंबर 2, देखिए आवृत्ति क्या होती है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और इसको प्रदर्शित करते हैं न्यू से। न्यू से देखिए, आवृत्ति का मतलब होता है कि एक तरंग एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। अर्थात एक सेकंड में किसी तरंग के द्वारा लगाने वाले चक्करों की संख्या, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई पंखा है, अब वो पंखा एक सेकंड में यदि 4 बार यदि घूम रहा है तो हम बोल देंगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कितनी हो गई, 4। और जो इस फ्रीक्वेंसी का, इस आवृत्ति का जो मात्रक होता है ना वो होता है हर्ज। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज, जिसको HZ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, हर्ज। हर्ज, ठीक है। हर्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर, यदि एक सेकंड में एक चक्कर लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे 1 हर्ज। 5 हर्ज का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में 5 चक्कर लग रहे हैं। 10 हर्ज का क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड में 10 चक्कर लग रहे हैं। अर्थात एक सेकंड में लगने वाले चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। जैसे कि कोई, हाँ, पंखा का एग्जाम्पल एकदम बेस्ट रहेगा। एक पंखा एक सेकंड में यदि 10 चक्कर लगा रहा है तो हम बोलेंगे उस पंखे की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो कितनी हो गई, 10 हर्ज हो गई। एक पंखा ऐसा है जो एक सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है तो हम बोलेंगे कि उस पंखे की जो आवृत्ति है वो कितनी है, 2 हर्ज है। अर्थात हर्ज का यहाँ पे मतलब निकलता है, वो निकलता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर, जितने चक्कर उतने हर्ज, ठीक है। एक कोई चीज़ है वो 20 चक्कर लगा देती है एक सेकंड के अंदर, तो हम बोल देंगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो आवृत्ति है वो कितनी हो गई, 20 हर्ज हो गई, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या कह सकते हैं अपन लोग, आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में लगने वाले, एक सेकंड में लगने वाले चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, एक सेकंड में लगने वाले चक्करों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक हर्ज, इसका मात्रक हर्ज होता है, जिसे इसे HZ से प्रदर्शित करते हैं। एक हर्ज बराबर एक सेकंड में लगने वाले चक्कर। एक सेकंड में, एक हर्ज का मतलब है कि एक सेकंड में लगने वाला एक चक्कर, या फिर एक सेकंड में लगा एक चक्कर, एक चक्कर। यदि वैल्यू आ जाए 5 हर्ज, जैसे कि बोल दिया कि 5 हर्ज बराबर क्या होगा, एक सेकंड में कितने चक्कर लगे, 5 चक्कर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। 20 हर्ज का क्या मतलब हुआ, एक सेकंड में 20 चक्कर, अर्थात एक सेकंड में जितने चक्कर लग रहे हैं ना उसका मान उतना ही हर्ज होगा, ठीक है ना। हाँ जी,
अब इसको नोट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तरंग संख्या को लेकर के। किसको? तरंग संख्या नंबर 3, तरंग संख्या, वेव नंबर। देखिए तरंग संख्या क्या होती है? तरंग संख्या का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई में उपस्थित 1 सेंटीमीटर की लंबाई में उपस्थित पूर्ण तरंगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तरंग संख्या कहा जाता है। और इसे जो तरंग संख्या होती है इसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग न्यू बार से, ठीक है ना? हाँ जी, किससे? न्यू बार से। देखिए 1 सेंटीमीटर की लंबाई में 1 सेंटीमीटर की लंबाई में उपस्थित तरंगों की पूर्ण तरंगों की संख्या, पूर्ण तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहा जाता है। तरंग संख्या कहा जाता है। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे? न्यू बार से, ठीक है ना? हाँ जी। अब हम लोग देखेंगे कि तरंग संख्या में और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा। देखो न्यू बार इज एंटी प्रोपोर्शनल लैम्ब्डा। अब कैसे होगा ये रिलेशन, कैसे आया, अब इसको समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई तरंग है, ठीक है? ये कोई तरंग है। अब ये क्या हो गया? इसका सुरंग, और ये क्या है? गर्त, ठीक है ना? और ये क्या हो गई? इसकी साइकिल, ठीक है ना? हाँ जी। अब दो लगातार सुरंगों या गर्तों के मध्य की दूरी को अपन लोग क्या बोल रहे थे? लैम्ब्डा। तो मैं लैम्ब्डा ये यहाँ से यहाँ तक बोलूँगा इसको, या फिर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोल दूंगा? लैम्ब्डा, ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो 1 सेंटीमीटर की दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो रही है। ये दूरी ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? अब 1 सेंटीमीटर की दूरी में सिर्फ एक तरंग आई है, और तरंग के बारे में अभी हम लोगों ने बोला था कि एक सुरंग और एक गर्त को यदि जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? एक सुरंग और एक गर्त को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? एक तरंग बन जाती है, ठीक है ना? तो अब देखो एक सुरंग और एक गर्त दोनों को जोड़ा तो क्या बन गई? एक तरंग बन गई, ठीक है ना? हाँ जी। अब 1 सेंटीमीटर की दूरी में एक ही तरंग आ रही है, ठीक है? एक तरंग कब आ रही है? कि जब इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो लैम्ब्डा का मान है वो कैसा है? ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल यहाँ देता हूँ मैं, तब अच्छे से आएगा समझ में। ये वाला ये एक तरंग है, ये वाला, ठीक है ना? हाँ जी। ये दूरी इतनी थी और इसी दूरी में मैंने यहाँ इसको कवर कर दिया, ठीक है? मान लीजिए ये यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? हाँ जी। इस वाले में इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो लंबाई है, एक तरंग की जो लंबाई है वो कैसी है? ज़्यादा है। जो तरंग की लंबाई ज़्यादा है तो 1 सेंटीमीटर की दूरी में तरंग की संख्या कम आएगी, ठीक है? यहाँ क्या है? यहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी इतनी है जो यहाँ थी, लेकिन इसमें जो तरंग है ना वो कितनी आ गई? 2। एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, 2। तो लंबाई तो सेम है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर एक तरंग, यहाँ पर 2 तरंग। ये 2 क्यों हो गई? क्योंकि उस तरंग की जो वेवलेंथ है, जो लंबाई है, वो कैसी हो गई? कम। तो लंबाई जितनी ज़्यादा छोटी होगी तरंगों की संख्या उतनी ज़्यादा बन जाएगी।
लैम्ब्डा का मान जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, तो वेव नंबर या फिर तरंग संख्या का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। मैंने बोला कि तरंग की जो लेंथ है, ठीक है ना, जिसको अपन लोग वेव लेंथ कह रहे हैं, इस वेव की जो लेंथ है, वेव की जो लंबाई है, यदि ये ज़्यादा है तो 1 सेंटीमीटर की दूरी में बहुत कम तरंगों की संख्या आएगी। लेकिन यदि तरंगों की जो एक तरंग की जो वेव लेंथ है ये यदि कम हो जाए तो 1 सेंटीमीटर की दूरी में तरंगों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो एक का मान घटा रहे हैं तब जाकर के दूसरे का बढ़ रहा है। तो इसमें क्या रिलेशन आया कि न्यू बार कब बढ़ेगा, जब लैम्ब्डा का मान अर्थात जो वेवलेंथ का मान है ना वो क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, हाँ, और इसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक ये भी, इसका जो मात्रक है, मात्रक होता है मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तरंग संख्या को लेकर के हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी, इंटेंसिटी या फिर तीव्रता को लेकर के। इंटेंसिटी क्या होती है या फिर तीव्रता क्या होती है। तो फोर्थ पॉइंट है इंटेंसिटी या तीव्रता। इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है ना। हाँ जी, ये तीव्रता होती क्या है। तीव्रता का अर्थ होता है ताकत। ताकत किसकी ताकत, फोटॉन्स की ताकत, अर्थात किसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने वाले तरंगों की संख्या, अर्थात किसी एक बिंदु से गुजरने वाले फोटॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है, उसको तरंग संख्या, सॉरी, तीव्रता कहा जाता है। क्या मतलब, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली फोटॉन्स की संख्या, को तीव्रता कहा जाता है। तीव्रता कहा जाता है। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो, अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो ताकत है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको तीव्रता ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए 2 टॉर्च है मेरे पास, ठीक है ना। हाँ, अब ये वाली टॉर्च है ना, ये बहुत कम प्रकाश दे रही है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो ताकत है फोटॉन्स की, वो कैसी है, कम है। तो इसका उजाला कैसा आ रहा है, मेरे लिए कम आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो फोकस है ना वो बहुत दूरी तक जा रहा है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा प्रकाश दे रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस रेड वाले की जो इंटेंसिटी है ना, जो ताकत है, वो कैसी है, ज़्यादा है। जैसे अभी यहाँ बोर्ड से भी देख सकते हैं हम लोग, मैंने क्या है, एक रेड मार्कर ले रखा है और एक ये वाला ग्रीन वाला है, ठीक है ना। हाँ, अब आप लोगों को यदि अच्छे से चमक किस में आ रही है, यदि रेड में आ रही है तो हम बोलेंगे कि रेड की जो इंटेंसिटी है, ठीक है ना, जो ताकत है वो कैसी है, अच्छी है, ज़्यादा है। लेकिन इसकी चमक यदि कम है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कम है। ये आई थिंक ये चारों पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ और तो बात है नहीं है, बस यही है। इसमें जो EMR के अंतर्गत 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि शब्दावली है इनकी, जो बार बार में रिपीट होती रहती है। तो इनका अर्थ भी पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है और वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है ना, और तरंग संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो इनके मात्रक भी आप लोगों को याद रहने चाहिए, क्योंकि बार बार में ये आते हैं और बच्चा यहीं से कंफ्यूज हो जाता है, तो आगे की बातों को वो नहीं समझ पाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस EMR के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। सबसे पहले इसको उतारेंगे आप लोग, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी को लेकर के, कि प्लांक क्वांटम थ्योरी या प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना।
तो प्लांक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऊर्जा को लेकर के कुछ बातें बताई हैं, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत या प्लांक क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्लांक साहब ने बताया था कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो लगातार ना मिल करके, कंटिन्यूस ना मिल करके, वो छोटे छोटे पैकेट या छोटे छोटे बंडलों के रूप में मिलती है, जिनको हम लोग क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है। ठीक है ना। और यदि इस ऊर्जा को हम लोग यदि प्रकाश के संदर्भ में पढ़े, प्रकाश के संदर्भ में यदि बात करें, तो उसे फोटोन कहा जाता है। ठीक है ना। हाँ जी, क्या बोला उन्होंने? बोला कि ऊर्जा लगातार ना मिलकर, ऊर्जा लगातार ना मिलकर छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में, या पैकेट के रूप में मिलती है। इन्हें क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है। लगातार ना मिलकर के छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल होते हैं, इन बंडलों को क्या कहा जाता है? क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है। यदि इन क्वांटा का, यदि इन क्वांटा का प्रयोग, यदि इस क्वांटा का प्रयोग यदि हम लोग किस में करते हैं, प्रकाश के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? यदि इन क्वांटा का प्रयोग यदि प्रकाश के रेस्पेक्ट में, प्रकाश के संदर्भ में करें, तो इन्हीं क्वांटा या क्वांटम को, तो इन्हें फोटोन कहा जाता है। जो एनर्जी मिलती है वो लगातार ना मिलकर के छोटे छोटे पैकेट या छोटे छोटे बंडलों के रूप में मिलती है, और उन एनर्जी के बंडलों को क्या कहा जाता है? उन एनर्जी के बंडलों को क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है। ठीक है ना। और प्रकाश क्या है? लाइट भी तो एक एनर्जी है, प्रकाश भी तो एक एनर्जी है। यदि इन क्वांटा या क्वांटम का यूज हम लोग अपन किसके रूप में कर रहे हैं? प्रकाश के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें इन क्वांटा को लेकर के, तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा? प्रकाश के संदर्भ में हम लोग इसको क्वांटा नहीं बल्कि फोटोन बोलेंगे। ठीक है ना। जबकि ये क्या है? ये भी प्रकाश के बंडल हैं, और ये भी क्या है? प्रकाश का एक बंडल है। ये भी क्या है? प्रकाश है, और ये भी क्या है? एक प्रकाश है। ठीक है ना। प्रकाश के लिए ऊर्जा है। ठीक है ना। हाँ जी। और प्लांक साहब ने बोला था कि जो एनर्जी है किसी भी फोटोन की, जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी E, ये उसकी आवृत्ति के क्या होगी? समानुपाती होगी। किसके समानुपाती? आवृत्ति के। ठीक है ना। तो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है ना। हाँ जी। फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है ना। हाँ जी। अब यदि इस प्रोपोर्शनल को हटाना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? E बराबर h न्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ h क्या है? h बराबर प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक है। और ये जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का आने के चांस है इसके। हाँ। और E क्या है? E बराबर ऊर्जा है। ठीक है। और न्यू क्या है? यहाँ पर आवृत्ति है। अब जो न्यू होता है ना, न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमडा के। न्यू का मान किसके बराबर होता है? C अपॉन लेमडा के। यहाँ पर C क्या है? C प्रकाश का वेग है, और लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। अभी अभी पढ़ी है हम लोगों ने।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यदि इसको समीकरण 2 दे देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, तो इस 1 का मान इसमें यदि मैं रखूँ, अर्थात इस न्यू की जगह पर मैं c अपॉन लेमड़ा लगाऊँ, तो क्या होगा, एच सी अपॉन लेमड़ा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ E बराबर ऊर्जा और इसका मात्रक अपन लोग किस में लेंगे, जूल में। ठीक है ना। H बराबर प्लांक नियतांक है और इसका मान होता है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C बराबर क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और क्या बच गया, लेमड़ा। लेमड़ा बराबर क्या है, तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ बोलते हैं इसको, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बिल्कुल ऑन टिप्स याद रहना चाहिए आप लोगों को कि E बराबर एच न्यू और E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है ना। एक बार रिवीजन करेंगे। प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक साहब ने क्या बोला था, प्लांक साहब ने बोला था कि ऊर्जा लगातार नाम मिलकर के वे छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में मिलती है, और ऊर्जा के इन बंडलों को या पैकेटों को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं। और यदि इन क्वांटा या क्वांटम का प्रयोग यदि अपन लोग प्रकाश के रेस्पेक्ट में, प्रकाश के संदर्भ में करते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, फोटोन कहा जाएगा। और उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी है वो किसके समानुपाती होती है, वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनल है, यदि इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट कौन सा है, H। यहाँ पे H क्या हो गया, फिर प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक हो जाता है। और E क्या है, ऊर्जा है, और न्यू क्या है, आवृत्ति है। अब यहाँ पर जो न्यू है, न्यू का मान होता है c अपॉन लेमड़ा। ठीक है ना। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर यदि c अपॉन लेमड़ा रखेंगे तो E बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा, क्योंकि H तो पहले c है और लेमड़ा की जगह पर c अपॉन न्यू की जगह पर c अपॉन लेमड़ा रख दिया, तो E बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा हो जाएगा। यहाँ E बराबर क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, जिसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। H बराबर प्लांक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। C बराबर क्या है, प्रकाश का वेग है, जिसका मात्रक मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ है या तरंग दैर्घ्य है, जिसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है ना। तो ये जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है, ठीक है ना, ये समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसके आधार पर, इसी के बेसिस पे E बराबर एच न्यू और E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, और जो आगे ये इसको एक्सप्लेन किया है, इसी के बेसिस पे हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना। हाँ जी, तो अब कुछ क्वेश्चंस करके अपन लोग देखेंगे। हाँ, और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो E है, क्या है, E बराबर एच न्यू। ठीक है ना। ये एक किसके लिए है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है ना। हाँ जी, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। E बराबर एच न्यू फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो हम लोग, मैंने बोला कि ज़्यादा का तो पता नहीं है, लेकिन n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, E बराबर n एच न्यू फॉर n इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं बोलूँ कि E बराबर नहीं, अभी बोलूँ कि 1 मोल के लिए है, 1 मोल पर यदि इसको अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर Na एच न्यू। ये भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, ये जो E बराबर जो एच न्यू है, ठीक है ना, ये किसके लिए है, ये है सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन के लिए। किसके लिए, सॉरी, एक फोटोन के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, एक फोटोन लिखा जाएगा ना, एक फोटोन के लिए, फॉर 1 फोटोन, और ये n फोटोन। ठीक है। E बराबर एच न्यू का जो मान है, ये एक फोटोन के लिए है। यदि फोटोनों की संख्या ज़्यादा है तो वो कितनी है, मान लीजिए n है,
तो ये E बराबर एन एच न्यू हो जाएगा। और यदि एक मोल की बात करें कि एक मोल फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, तो हम बोलेंगे E बराबर एन ए एच न्यू। एन ए क्या है, यहाँ पर एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर E बराबर एन एच न्यू, ये हो गया। हाँ जी, यदि मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, यदि मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने, एनर्जी दे रखी है, प्लांक नियतांक का मान दे रखा है और आवृत्ति का मान दे रखा है, तो मैं इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि एन बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच न्यू, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम इसके आधार पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना।